क्या आपको पता है, हर 40 में से एक व्यक्ति स्कोलियोसिस से पीड़ित है। स्कोलियोसिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारी स्पाइन पीछे से स्ट्रेट होने के बदले कोई भी एक साइड या दोनों साइड झुकाव हो जाता है। ऑन एन एवरेज 2 to 3% ऑफ द पॉपुलेशन इज अफेक्टेड बाय स्कोलियोसिस। वो डोर्सल स्पाइन यानी पीठ में भी हो सकता है, लंबर स्पाइन यानी कमर में भी हो सकता है, या तो दोनों स्पाइन को अफेक्ट कर सकता है। इनफैक्ट वो नेक को भी अफेक्ट कर सकता है। स्कोलियोसिस में दो तरह के कर्व देखे जाते हैं, सी शेप एंड एस शेप। लेट्स अज्यूम सी शेप कर्व। अगर लेफ्ट साइडेड सी शेप कर्व है तो पूरा कॉन्वेक्सिटी लेफ्ट साइड होगा। लेट अस अंडरस्टैंड एस शेप कर्व। ऐसा हो सकता है कि पीठ में लेफ्ट साइडेड कॉन्वेक्सिटी है तो उसको बैलेंस करने के लिए कमर में राइट साइड कॉन्वेक्सिटी होगी। अब स्कोलियोसिस को कैसे पहचानेंगे? अनइवन शोल्डर्स, अनइवन हिप पेल्विस अलाइनमेंट, फॉरवर्ड बेंडिंग करने के ऊपर रिब हम्प दिखे, किसी को भी अगर आप ऑब्जर्व करें तो स्टैंडिंग और वॉकिंग में एब्नॉर्मलिटी दिखे, स्टैटिक अलाइनमेंट में एक साइड का क्लॉथ टाइट लगेगा, एक साइड का लूज लगेगा। आप सेल्फ टेस्ट के लिए मिरर के सामने खड़े रह के ऑब्जर्व योरसेल्फ, एंड कहीं भी एक सिग्निफिकेंट अनइवननेस लगे तो फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट करके एक बार प्राइमरी पोस्चर असेस कराएं सो दैट फर्दर गाइडलाइंस कैन बी प्लान्ड। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ स्कोलियोसिस? इन 80% ऑफ केसेस इट इज इडियोपैथिक। उसका कॉज अब तक मेडिकल साइंस नहीं ढूंढ पा रहा है, वो एक मिस्ट्री है। बाकी सब केसेस में एक कंजेनाइटल कॉज है जो जन्मजात स्कोलियोसिस के साथ बेबी का बर्थ होता है, एक न्यूरोमस्कुलर कॉज है विच इज सेकेंडरी टू, जैसे किसी को पोलियोमाइलाइटिस है तो एक पांव की वीकनेस और उसकी पेल्विस को अलाइन करने के लिए स्पाइन सेकेंडरी अलाइनमेंट स्कोलियोसिस में चला जाता है, या तो सेकेंडरी टू सेरेब्रल पाल्सी, सेकेंडरी टू मस्कुलर डिस्ट्रोफी एंड मेनी अदर न्यूरोलॉजिकल कंडीशन। स्कोलियोसिस कैन ऑल्सो बी सेकेंडरी टू डिजेनरेटिव चेंजेस। स्कोलियोसिस के सिम्टम्स क्या हैं? तो पीठ का या कमर का दर्द, एस्थेटिकली हमको जो एब्नॉर्मलिटी दिखती है वो, थोड़ा सा सीवियरिटी बढ़े तो फंक्शनल लिमिटेशंस इन डेली लाइफ, ब्रीदिंग डिफिकल्टी, और एक्सट्रीम केसेस में हार्ट लंग के ऊपर भी कंप्रेशन आ सकता है एंड स्पाइनल कॉर्ड जैसे न्यूरोलॉजिकल स्ट्रक्चर के पे भी कंप्रेशन आ सकता है। हाउ टू डायग्नोसिस स्कोलियोसिस? स्कोलियोसिस डायग्नोसिस कैन बी डन बाय वेरियस मेथड, बट फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इज क्लिनिकल। हम जब क्लिनिकली ऑब्जर्व करते हैं तब हमको पता चलता है प्राइमरी के इसके कर्व में एब्नॉर्मलिटी है। नाउ टू ऑब्जेक्टिवली मेंशन द स्कोलियोसिस वी वांट रेडियोग्राफिक सपोर्ट। उसमें एक्सरे भी है और एमआरआई भी है। एक्सरे में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव असेसमेंट करते हैं जिसका नाम है कोब एंगल। जैसे जो ये हमारा झुकाव है कर्व, तो उस कर्व में वर्टेब्रल बॉडी का जो टॉप लाइन है उसमें से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, और कर्व का जो बॉटम वर्टेब्रा का बॉटम पॉइंट है वहां से हम एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे, और उस दोनों लाइन का जो इंटरसेक्शन है वहां पे जो एंगल बनता है उसको हम कोब एंगल बोलते हैं। वर्ल्ड वाइड ये मेथोडोलॉजी स्कोलियोसिस की सीवियरिटी को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है। अगर कोब एंगल 10 to 20 डिग्री के बीच में है तो वी फॉल इन द कैटेगरी ऑफ माइल्ड स्कोलियोसिस। अगर कोब एंगल 20 to 40 की डिग्री में है तो वी फॉल इन द कैटेगरी ऑफ मॉडरेट स्कोलियोसिस, और अगर कोब एंगल अबव 40 डिग्री है तो वी फॉल इन द कैटेगरी ऑफ सीवियर स्कोलियोसिस। इसके बेसिस पे हमारा क्लासिफिकेशन आ जाएगा। अगर उसको हम सीरियली मॉनिटर भी कर पाएंगे कि डेवलपमेंटल एज में अगर स्कोलियोसिस है तो वो ग्रेजुअली एक्सरे रिपीट करने में पता भी चलेगा कोब एंगल सेम रहता है, कोब एंगल बढ़ रहा है, कोब एंगल कम हो रहा है। कुछ स्पेशल केसेस में हमको एमआरआई भी करना पड़ सकता है टू अंडरस्टैंड इफेक्ट ऑफ स्कोलियोसिस ऑन अदर इंटरनल ऑर्गन्स। हाउ टू ट्रीट स्कोलियोसिस? मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर ये माइल्ड स्कोलियोसिस है तो उसको मॉनिटर करना है और फिजियोथेरापी से ही मैनेज करना है। अगर ये मॉडरेट स्कोलियोसिस है तो उस केस में हमको ऑब्जर्वेशन के साथ बहुत ही साइंटिफिक फोकस फिजियोथेरापी के अंदर प्रॉपर अलाइनमेंट प्लानिंग, कॉनकेव स्ट्रक्चर को यानी कि टाइट स्ट्रक्चर को स्ट्रेच करना है, एंड कॉन्वेक्स स्ट्रक्चर यानी कि वीक स्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग बनाना है। फिजियोथेरापी में एक वर्ल्ड क्लास प्रूवन मेथड है जिसका नाम है स्क्रॉथ मेथड। उसको प्रॉपर फोकस तरीके से किया जाए तो वो कर्व में डेफिनेटली चेंज लाने में हेल्प करता है। बट मॉडरेट स्कोलियोसिस में हम इवन 3D असेसमेंट के साथ ब्रेसिंग भी यूज करते हैं। सीरियल ब्रेसिंग विल हेल्प अस टू कंट्रोल द प्रोग्रेशन ऑफ द कर्व इन दिस स्पेसिफिकली डेवलपिंग एज। और आज की डेट में इतनी लाइट ब्रेसिस आ गए हैं और इतना सोफिस्टिकेटेड 3D मेजरमेंट होता है कि पेशेंट्स कैन वेयर ब्रेस इवन विद इन दी क्लोथ्स, तो वो उसके लिए लाइफ इजी बना देता है। थर्ड कैटेगरी जिसको सीवियर स्कोलियोसिस बोला जाता है
40 डिग्री एंड अबव, उसमें काफ़ी सारी टेक्स्ट बुक में सर्जरी इंडिकेट किया जाता है, बट टेक्निकली हम क्लिनिकल प्रैक्टिस में मिशन हेल्थ में देखते हैं काफ़ी स्कोलियोसिस पेशेंट लास्ट 18 साल में हम लोगों ने ट्रीट की है, और हमने ऑब्जर्व किया है कि 40 डिग्री थ्रेशोल्ड को हम सिर्फ थियोरेटिकली मान के ना चले, हमको देखना है उसका फंक्शनल लिमिटेशन, हमको देखना है उसका पेन, हमको देखना है उसकी सेकेंडरी स्ट्रक्चर पे क्या प्रेशर आ रहा है, हार्ट के ऊपर, लंग के ऊपर, स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर। तो हमने हमारी क्लिनिकल जर्नी में 60 डिग्री कॉब एंगल वाले को भी कंजर्वेटिवली मैनेज करने में हेल्प किया है, पर अगेन कॉब एंगल इज रेडियोलॉजिकल एंड क्लिनिकल पिक्चर एंड सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशन सबको जज करने के बाद कुछ ऐसे भी केस है जिसमें इंटरवेंशन की जरूरत पड़ सकती है। मैं आपको एक बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी बताता हूँ हुसैन बोल्ट की। हुसैन बोल्ट जो हमारा वर्ल्ड का फास्टेस्ट 100 मीटर 200 मीटर स्प्रिंटर है, जिसको लाइटनिंग बोल्ट भी बोला जाता है, वो स्कोलियोसिस से सफर कर रहा है। उसने अपने स्कोलियोसिस को कभी भी अपनी कैरियर में एक ऑब्स्ट्रक्शन नहीं बनने दिया, बट मेंटली फिजिकली इस चीज के ऊपर साइंटिफिक डायरेक्शन से एफर्ट करके उसने स्कोलियोसिस ओवरकम करके एक एग्जांपल दिया वर्ल्ड को कि स्कोलियोसिस कैन नेवर बी द लिमिटेशन टू लाइफ और व्हाटएवर वे और व्हाटएवर क्वालिटी ऑफ लाइफ और प्रोफेशन और स्पोर्ट्स यू वांट टू परस्यू। तो मेरा निवेदन है हर एक स्कोलियोसिस पेशेंट को, डिटेक्शन इज द की टू एक्शन। हैव अ हेल्दी स्पाइन।